गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मई 2024 के पूरे महीने का करंट अफेयर्स मैं ऑलरेडी अपनी चैनल पर डाल चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए और उसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसमें हमने 300 से ज़्यादा प्रश्नों को कवर किया है। आज हम 2 जून 2024 के करंट अफेयर्स देखेंगे जो चर्चाओं में रहे। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में खबरों में रहा दार एस सलाम बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो दार एस सलाम बंदरगाह तंजानिया में स्थित है। क्यों चर्चा में है? अभी तंजानिया पोर्ट अथॉरिटी से अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को 30 साल के ऑपरेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है अदानी पोर्ट्स को। यहां पर आप देखेंगे ये तंजानिया है, इंडियन ओशन के बॉर्डर पर आपका पड़ता है दार एस सलाम बंदरगाह। ये तंजानिया की कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है डोडोमा। एक बहुत इंपॉर्टेंट देखिए लेक है यहाँ पर, लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है, इसको याद रखिएगा। और ये 3 देशों से अपना बॉर्डर साझा करती है, तंजानिया से, कीनिया से और युगांडा से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और एक युगांडा की जो कैपिटल है वो है कंपाला, वो इसी लेक के एकदम बॉर्डर पर पड़ती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो इक्वेटर है आपकी, ठीक है, 0 डिग्री लाइन, ठीक है, या 0 डिग्री अक्षांश जो है आपका, वो भी आपका लेक विक्टोरिया से होकर गुजरता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके लेक विक्टोरिया से और तंजानिया से। और अभी अदानी को यहाँ पर 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है इस पोर्ट के टर्मिनल 2 को ऑपरेट करने का। नीचे आप इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने दार एस सलाम पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल 2 संचालित करने के लिए तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ 30 साल का महत्वपूर्ण रियायत समझौता किया है। इसके अलावा देखिए कुछ और जो पोर्ट्स अभी चर्चा में रहे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले सितवे पोर्ट, ये म्यांमार में स्थित है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, जो भारत के बाहर के पोर्ट ऑपरेट करती है संस्था, गवर्नमेंट एंटिटी है, इसको म्यांमार में सितवे पोर्ट का लाइसेंस अभी मिल गया है। इसके अलावा चाबहार पोर्ट जो ईरान में है, ये भी चर्चा में था। इसमें देखिए 2 टर्मिनल्स हैं, एक है शाहिद बहेश्ती टर्मिनल और एक है शाहिद कलंतरी टर्मिनल। तो शाहिद बहेश्ती टर्मिनल को ऑपरेट करने का 10 साल का हमें अभी समझौता हो गया है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड का। ठीक है, तो भारत सरकार लगभग 10 साल के लिए इसको ऑपरेट करेगी। इसके अलावा विजिंजम पोर्ट केरला, अदानी इसको डेवलप कर रहा है और ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बनने वाला है। अभी भारत ट्रांसशिपमेंट के लिए, ट्रांसशिपमेंट होता क्या है? ट्रांसशिपमेंट किसी बड़े कार्गो शिप से छोटे कार्गो में कार्गो को ट्रांसफर करना ट्रांसशिपमेंट कहलाता है। अभी इसके लिए भारत सिंगापुर और श्रीलंका पर निर्भर है, लेकिन अब विजिंजम बंदरगाह केरल में डेवलप हो जाएगा तो इसके बाद हमारी दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो जाएगी और ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारा हिस्सा बढ़ेगा। तो ये याद रखिएगा। अभी इसको पूरा ऑपरेट करने का लाइसेंस भी अदानी को मिल गया है। इसके अलावा पैरादीप पोर्ट उड़ीसा में है, ये भी चर्चा में था। इसने अभी मैक्सिमम कार्गो हैंडलिंग इस साल हैंडल की है, तो ये अभी लगातार न्यूज में बना हुआ था। इसके अलावा एक और है उड़ीसा का गोपालपुर, जो गोपालपुर पोर्ट है, इसको शाहपुर जी पलौंजी पहले ऑपरेट करता था। अब इसको भी अदानी ने ही इसमें अपना शेयर, लगभग 90% से ज्यादा हिस्सेदारी इसमें खरीद ली है। तो गोपालपुर पोर्ट भी आपका उड़ीसा में है। आगे चलते हैं। इसरो और डैश ने संयुक्त रूप से पीएसएलवी के चौथे चरण के लिए, पीएसएलवी जो रॉकेट है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, 4 स्टेज का रॉकेट है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड, इस तरीके से इसकी 4 स्टेजेस चलती हैं। तो इसमें 4th स्टेज के लिए 3D प्रिंटेड इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इसरो और विप्रो 3D ने आपस में मिलकर किया है। देखिए इसरो लगातार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत स्पेस एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि सरकार के पास हमेशा बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते। तो स्पेस रिसर्च में कैसे हम प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस करें या उनको कैसे भागीदारी बढ़ाएं, उसके लिए इस तरीके के इनिशिएटिव इसरो के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट या 3D प्रिंटेड इंजन से संचालित रॉकेट का टेस्टिंग भी अभी हमने की थी, अग्निबाण। यहां पर आप नीचे पढ़ सकते हैं, 4थे चरण के लिए इसको डिजाइन किया गया है। इसके अलावा हाल ही में कुछ और स्पेस मिशन भी चर्चा में रहे हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है प्री फायर मिशन। देखिए ये पूछा जरूर जाएगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज से ये संबंधित है। प्री फायर मिशन एक ट्विन सैटेलाइट मिशन है। ठीक है, यानी इसमें 2 सैटेलाइट्स हैं जो आपके पोल्स को स्टडी करेंगे, ध्रुवों को स्टडी करेंगे, और स्पेशल जो उनका फोकस रहेगा कि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट ध्रुवों के ऊपर कैसा पड़ रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, नासा का है। इसके अलावा भी मैगलेन मिशन चर्चा में रहा था। मैगलेन मिशन वैसे बहुत पुराना मिशन है, जो वीनस यानी शुक्र ग्रह को स्टडी करने के लिए नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। यहां पर इसने अभी ये रिसर्च में बताया है कि यहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं वीनस ग्रह पर। तो ये भी नासा का मिशन था।
चांगे 6 मिशन ये चाइना का मिशन है, जो हमारा मून है, चंद्रमा है, उसके फार साइड को एक्सप्लोर ये करेगा। और इसी में पाकिस्तान का भी एक पेलोड है जिसका नाम है iCube कमर। ये पाकिस्तान का पेलोड इसी मिशन में शामिल है जो पाकिस्तान ने चाइना की मदद से डेवलप किया है। लूपेक्स मिशन किसका है? इसरो का और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा का जॉइंट लूनार मिशन है। फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन, यानी चंद्रमा को एक्सप्लोर करने के लिए ये मिशन है। आर्टेमिस 3 मिशन, ये भी नासा का मिशन है। इसमें देखिए अभी चर्चा में क्यों था, ये नासा इससे क्या कर रहा है, जो चंद्रमा है उस पर फिर से मैंड लैंडिंग कराएगा। नील आर्मस्ट्रांग इससे पहले जा चुके हैं, दोबारा से नासा चाह रहा है कि हम चंद्रमा पर लैंडिंग कराएं, तो इसी आर्टेमिस 3 मिशन के तहत वो लैंडिंग कराई जाएगी। इसके अलावा बेपी कोलंबो मिशन एक चर्चा में था। ये मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह को स्टडी करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा का एक मिशन है, यानी जापानीज स्पेस एजेंसी का मिशन है। तो ये सारे मिशन अभी हाल ही में पिछले 2 से 3 महीने में चर्चा में रहे। पहली बार किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है? तो केरल सरकार ने 7th क्लास की टेक्स्ट बुक्स में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया है, जो कहीं ना कहीं जो डिजिटल इंडिया है या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 जिसको बोला जाता है, जो मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से चलेगी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0, उसमें लीड लेने के लिए केरल सरकार का ये इनिशिएटिव है, ताकि शुरू से बच्चों में इस तरीके की एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि केरल की साक्षरता आप वैसे ही जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा है। तो केरल सरकार इसका आंसर है। इसके बारे में यहाँ पर पूरा आप पढ़ सकते हैं। इसका देखिए मुख्य उद्देश्य ये है, कक्षा में सभी छात्रों के लिए समान रूप से एआई सीखने को शामिल करने का केरल का निर्णय भारत में पहला उदाहरण है, जो डिजिटल युग के लिए अपने युवाओं को तैयार करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता या कमिटमेंट को दर्शाता है। भारत में तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर बनी है पीवी सिंधु जी। और कब मनाया जाता है? 31 मई को प्रतिवर्षीय मनाया जाता है। 1987 में इसका रिजोल्यूशन पास हुआ था। और इस बार जो उसकी थीम है वो चिल्ड्रंस पर केंद्रित है, ये याद रखिएगा। मैं थीम भी बता देता हूं पूरी। प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफियरेंस। ठीक है, ये पूरी इस बार की थीम रही। तो मेन आप याद रखिएगा, बच्चों से संबंधित है। इसके अलावा अगर बात करें, देखिए कुछ और दिन भी अभी लगातार चर्चा में है, वो बता देता हूं। 25 मई को आपका मनाया जाता है वर्ल्ड थायराइड डे। ठीक है, जो थायराइड ग्रंथि होती है आपकी गले में स्थित होती है, तितली के आकार की एक ये ग्रंथि होती है। इसके अलावा 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 मई को ही पहला क्या मनाया गया? वर्ल्ड फुटबॉल डे। वर्ल्ड फुटबॉल डे अभी 25 मई को सबसे पहला मनाया गया। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 24 मई को प्रतिवर्ष वर्ल्ड मार्खोर डे मनाने की अभी घोषणा की है। वर्ल्ड मार्खोर, देखिए मार्खोर क्या है? मार्खोर एक वाइल्ड गोट या जंगली बकरी की प्रजाति है, जो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है, यानी पाकिस्तान का राजकीय पशु है। तो ये कुछ दिन अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं। 20 मई भी अभी चर्चा में था। 20 मई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे या विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है, सॉरी शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रही? होप अवे फ्रॉम होम, ये इसकी थीम रही। 22 मई को क्या मनाया जाता है? 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे या विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। थीम क्या रही? बी अ पार्ट ऑफ द प्लान। ठीक है, यानी प्लान का, पर्यावरण संरक्षण के प्लान का हिस्सा बने, बी अ पार्ट ऑफ द प्लान। तो ये कभी कुछ हाल ही में दिन चर्चा में थे। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन 2024 के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से किसे या किस संस्थान को सम्मानित किया गया है? तो निमहंस को इसके लिए सम्मानित किया गया है। तो देखिए, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है और भारत के निमहंस को दिया गया है। निमहंस बेंगलुरु बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन है और स्पेशली आपका जो न्यूरो साइंसेज होती हैं या ब्रेन से संबंधित विज्ञान होता है, उसमें ये काफी ज्यादा रिसर्च वगैरह करता है। इसके बारे में थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। भारत के प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संस्थान बेंगलुरु के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह भी हाल ही में चर्चा में था। इसके अलावा कुछ और पुरस्कार जो भी चर्चा में है वो देख लेते हैं।
डॉग हैमर्सकॉल्ड पदक या मेडल, ये देखिए जो यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपर्स होती है, जिसका दिवस अभी 29 मई को मनाया गया था। जो शांति रक्षक होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, अलग अलग देश में ऑपरेट करते हैं, तो उस दिन ये 29 मई को अवार्ड दिया गया है नायक धनंजय कुमार सिंह को, और मरणोपरांत इनको मिला है। इसी के द्वारा दूसरा पुरस्कार एक भारत की मेजर को मिला है, संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता वर्ष पुरस्कार, ये मिला है मेजर राधिका सेन जी को। जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड इसको इंग्लिश में बोला जाता है। पाम डी ओर पुरस्कार जो कांस महोत्सव का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, ये अमेरिकी निर्देशक सीन बेकर को मिला है इनकी फिल्म अनोरा के लिए। भारत की कौन है? पायल कपाड़िया जी, जिनको उनकी मूवी ऑल वी इमेजिन इज लाइट के लिए मिला है कौन सा पुरस्कार? ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार, जो इस महोत्सव का सेकंड हाईएस्ट पुरस्कार है। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का महिला सशक्तिकरण पुरस्कार आरती, जो कि यूपी से है, इनको मिला है, और इस पुरस्कार का नाम क्या है? अमल क्लूनी पुरस्कार, और यूपी के कहां से हैं? ये बहराइच से संबंधित हैं। खगोल विज्ञान में शॉ पुरस्कार 2024 श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी को दिया गया है एस्ट्रोनॉमी में, यानी खगोल विज्ञान में। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? जेनी एर्पनबैक और माइकल हॉफमैन को मिला है, कौन से नोवेल के लिए? कैरोस के लिए। गैर जीवाश्म यानी नॉन फॉसिल फ्यूल व्यवसाय श्रेणी में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पुरस्कार अभी हाल ही में, ये कल हमने कवर किया था, पीएफसी लिमिटेड यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मिला है। तो ये सारे अवार्ड अभी हाल ही में चर्चा में थे। किस भारतीय अमेरिकी ने स्क्रिप्स, या स्क्रिप्स होगा, माफ कीजिए, स्क्रिप्स है, स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप जीती है? तो बृहत सोमा ने ये जीती है, भारतीय अमेरिकी है, यानी भारतीय मूल के अमेरिकी है। 2024 से 29 की अवधि के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें डॉक्टर इमैनुअल सोबरेन को नियुक्त किया गया है। टीसीएस ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर ये डेवलप करेंगे किसके साथ मिलके? आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलके। इसने प्रगति 2024 नामक एक नई पहल शुरू की है? तो CCRAS, ठीक है, जो क्या है आपका? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। तो आयुर्वेद से संबंधित एक बॉडी है, उन्होंने इसको शुरू किया है। नीचे थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद CCRAS ने आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए फार्मा रिसर्च इन आयुर्वेद और टेक्नो इनोवेशन यानी प्रगति 2024 पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य CCRAS और आयुर्वेद दवा उद्योग के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान अवसर के लिए बढ़ावा देना है। इससे पहले एक और पोर्टल अभी चर्चा में है, वो भी बता देता हूं, प्रवाह पोर्टल, ठीक है। प्रवाह पोर्टल किसका है? प्रवाह पोर्टल आपका RBI का है, इसको भी याद रखिएगा। एक पोर्टल और है, भारत का पहला बीमा पोर्टफोलियो मंच, उसका नाम क्या है? बीमा सेंट्रल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का फर्स्ट इंश्योरेंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पोर्टल है। किसने लॉन्च किया है? SBI जनरल इंश्योरेंस ने। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। किस मंत्रालय ने धोखाधड़ी वाले संदेशों से निपटने के लिए संचार साथी नामक पहल शुरू किया? तो आपको पता है कई सारे फालतू के मैसेज आते रहते हैं, जिससे कई लोग इस साइबर फ्रॉड का शिकार भी हो जाते हैं। तो उसी को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग ने और गृह मंत्रालय ने, ठीक है, मिलकर ये संचार साथी पहल शुरू की है। यहां पर नीचे आप पढ़ सकते हैं, दूरसंचार विभाग और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। किस देश ने तालिबान को प्रतिबंधित आतंकवादी समूहों की सूची से हटाने का फैसला किया है? तो अभी रूस ने जो बैंड टेररिस्ट की लिस्ट होती है उससे तालिबान को हटाने की अभी बात की है, क्योंकि तालिबान लगभग 3 साल से यहां पर कंट्रोल कर रहा है। तो अब रशिया ने निर्णय लिया है, रूस तालिबान को अपने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने जा रहा है। यह कदम अफगानिस्तान में तालिबान के फिर से सत्ता में आने के 3 साल बाद उठाया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि तालिबान लगातार चर्चा में है। हर साल विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। इंडिया दुनिया में लीडिंग प्रोड्यूसर है, यानी सबसे ज्यादा जो दूध है हम प्रोड्यूस करते हैं। अगर लेटेस्ट डेटा की बात करें तो फर्स्ट रैंक है आपकी राजस्थान की, सेकंड है
यूपी की और तीसरी है एमपी की। मैंने कल एक पूरा मैप डाला है टॉप 10 स्टेट्स का, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जाकर वो मैप देख सकते हैं। उसमें टॉप 10 जो लीडिंग प्रोड्यूसर है भारत के दूध के क्षेत्र में, वो मैंने डाले हैं, तो वो मैप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसको कब मनाना शुरू किया गया था? 2001 में इसको मनाना शुरू किया गया है। इस बार जो इसकी थीम है वो क्या है वो देख लेते हैं। इस वर्ष की थीम दुनिया को पोषण देने के लिए गुणवत्तापूर्ण पोषण प्रदान करने में डेयरी की महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाने पर केंद्रित होगी। तो ये इस बार इसकी मेन सेंट्रल थीम रहेगी। 1 जून को मनाया जाता है। इस संस्थान ने अपने परिसर में डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र उद्घाटन करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है। तो डीआरडीओ का इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। यूपी की न्यूज है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी कानपुर ने इसका भी इनॉग्रेशन किया है। नीचे इसके बारे में पूरा आप आराम से पढ़ लीजिएगा। किस देश के वैज्ञानिकों ने लकड़ी से बना विश्व का पहला उपग्रह विकसित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जापान के वैज्ञानिकों ने ये अभी डेवलप किया है। होता क्या है, जब री एंट्री आपके सैटेलाइट्स की अर्थ के एटमॉस्फेयर में होती है तो वो कहीं ना कहीं मेटल के पार्टिकल्स या और भी हानिकारक जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो वातावरण में छोड़ते हैं। तो उसी को या स्पेस डेब्रिस को कम करने के लिए लकड़ी से बना ये सैटेलाइट, यहां पर आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं, डेवलप किया है जापानीज वैज्ञानिकों ने। नाम इसका क्या रखा गया है? लिग्नोसैट, ये इसका नाम रखा गया। पूरा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अच्छा है। जापानी शोधकर्ताओं ने दुनिया में पहली बार लिग्नोसैट नामक एक छोटा सा लकड़ी का उपग्रह बनाया है, जिसे सितंबर में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस अभिनव परियोजना का उद्देश्य पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने पर पूरी तरह से जलकर अंतरिक्ष मलबे को कम करना है। तो एक तरह से पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, तो कुछ भी जो स्पेस डेब्रिस है वो नहीं बचेगा। किसने बनाया है? क्योटो यूनिवर्सिटी ने जापान की, और लॉगिंग कंपनियां जो लकड़ी को काटती है कंपनी सुमितोमो फॉरेस्ट्री, इसके द्वारा एक संयुक्त प्रयास किया गया है। और इसको कौन सी लकड़ी से डेवलप किया गया है? मैग्नोलिया की लकड़ी से इसको बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे ये पूछ ले। तो ये पहला मिशन था। इसके अलावा कुछ और पहले जो अभी चर्चा में रहे हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट 100% बायोडिग्रेडेबल पेन, तो इसका नाम है नोट। फुल फॉर्म होगी इसकी नो ऑफेंस टू अर्थ। ठीक है, ये नोट इसका पूरा नाम है। दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन है। सौरभ एच मेहता ने इसको डेवलप किया है। फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू गेट जीरो वेस्ट टू लैंडफिल टैग, तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला को यह मिला है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के द्वारा यह दिया जाता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जिन इंस्टीट्यूशंस का बहुत शानदार होता है। दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है? अभी जापान ने लॉन्च किया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली PM कौन बनी है? जूडिथ सुमनवा तलुका, ये पहली महिला PM है। और फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर ऑफ UK टू इंडिया, UK की पहली महिला कमिश्नर कौन बनी है भारत में? लिंडी कैमरन। तो ये सारे अभी पहले कुछ चर्चा में थे। हाल ही में खबरों में रहा राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो राजाजी टाइगर रिजर्व आपका उत्तराखंड का एक टाइगर रिजर्व है। और दूसरा उत्तराखंड का बहुत फेमस कौन सा है? जिम कॉर्बेट। इसका जो नाम है ये चक्रवर्ती राजागोपालचारी, जो बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर रहे हैं और लीडर भी रहे हैं भारत के, उनके नाम पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के हरिद्वार में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां पर अभी क्या हुआ है, एक ट्रांसलोकेट की गई थी टाइग्रेस, उसने यहां पर अभी 4 शावकों को जन्म दिया है, इसलिए चर्चा में बना हुआ था। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के मैं आपको बाकी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दिखा देता हूं, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। यहां पर आप देखेंगे उत्तराखंड, ये ऑफिशियल डेटा है। उत्तराखंड के नेशनल पार्क देखते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर या फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो ये सारे नेशनल पार्क आपके उत्तराखंड के हैं। टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में 2 ही हैं, कॉर्बेट और राजाजी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इसके अलावा कुछ और अभी जो प्रोटेक्टेड एरियाज चर्चा में रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र में उपस्थित एक टाइगर रिजर्व है। कलेसर अभ्यारण्य चर्चा में था, ये हरियाणा में उपस्थित एक अभ्यारण्य है। सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये असम में है। कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और यहां पर अभी श्रीलंकाई फ्रॉग या मेंढक की खोज की गई थी। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में है। यहां पर आपका अभी रेड पांडा, जो सिक्किम का स्टेट एनिमल है, उसको साइट किया गया था। पावंगपुई नेशनल पार्क, ये मिजोरम में स्थित है। यहां पर एक प्लांट की प्रजाति की खोज अभी की गई थी, इसको ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी बोला जाता है, क्योंकि यहां पर
सबसे ऊंची चोटी है इसकी फावंगपुई, उसी चोटी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और ये कभी कभी सूर्य के प्रकाश में ब्लू कलर की दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी है। हाल ही में समाचारों में नहीं, नरवा नदी किन दो देशों के बीच विवादित नदी है? तो देखिए विवादित यहाँ पर क्या है, वाटर मार्क्स जो लगे रहते हैं, जो बाउंड्री को आपका डिमार्केट करते हैं, उसको हटाने को लेकर अभी रशिया और एस्टोनिया में ये विवाद निकल कर आया है। ठीक है, तो रूस और एस्टोनिया में ये नदी अभी विवाद का विषय है। नीचे पूरा इसका देखिए मैप में आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देखेंगे ये है आपकी नरवा रिवर, ये रशिया है, ये है आपका एस्टोनिया, इन दोनों के बीच ये विवाद है। लेक पेप्सी से ये निकलती है। वेस्ट में आपका एस्टोनिया के क्या है, गल्फ ऑफ रीगा है। और देखिए ये तीन आपके क्या कहलाते हैं, बाल्टिक नेशन कहलाते हैं, जो बाल्टिक सागर से बॉर्डर करते हैं। कौन कौन से? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ठीक है, ये तीन आपके मोस्टली यही चर्चा में रहते हैं, बाल्टिक नेशन इनको बोला जाता है। तो यहां पर आप इसको पूरा देख सकते हैं, ये आपकी नरवा रिवर है, लेक पेप्सी से ये निकल रही है। तो यही हमारे सारे करंट अफेयर्स अभी चर्चा में थे, जो न्यूज में बने हुए थे। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।